Attention. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कराया गया था। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आज का हमारा क्या टॉपिक है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है। इसको फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, डिमेरिट ऑफ ओम्स लॉ, ड्रॉबैक भी इसको कह सकते हैं। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ का है, लेकिन ये हर जगह सही नहीं होता है। कई जगह ये लॉ क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। ओम्स लॉ जब शुरू किया था तो कंडीशन से ही शुरू हुआ था। ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एट फिक्स टेम्परेचर, पहला कंडीशन लग गया कि टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ का पूरा स्टेटमेंट था, एट फिक्स टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर इज एनी ओमिक कंडक्टर। वहां पे भी फिर एक कंडीशन लग गया। क्या इससे पता चल रहा है कि ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये सही नहीं है, वैलिड नहीं है ओम्स लॉ। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, वो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है ना। मॉडर्न फिजिक्स में एक लंबा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है सेमीकंडक्टर पे। एक चैप्टर से 8 से 10 मार्क्स होता है सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स का के। तो वहां पे आप देखेंगे कि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, वी और आई के बीच का ग्राफ, वो कर्व में आ जाता है। ओम्स लॉ में हमेशा वी और आई, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में आता है। लेकिन सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस में आप देखेंगे कि वह ग्राफ जिग-जैग लाइन, कर्व लाइन आ जाता है। कुछ मिश्र धातु एलॉयज ऐसे हैं, वहां पे भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ या फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। जनरली आप लोगों को 12th बोर्ड की बात करें तो वहाँ ओम्स लॉ नहीं पूछा जाता, ये तो 10th में पूछा जाता था। यहाँ पूछा गया जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ ओम्स लॉ। ये सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग है, डिमेरिट, ड्रॉबैक, लिमिटेशंस, फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है, लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस के नाम से ज्यादा फेमस है ये, लिमिटेशंस। थोड़ा ब्लैक पेन मार्कर दिए तो, लिमिटेशंस, ब्रेक मार्कर है वहां पे इस डब्बा में। लिमिटेशंस बोले हैं, ब्लैक से लिखता हूं ज्यादा अच्छा आएगा। लिमिटेशंस, या इसको हम लोग ड्रॉबैक कह सकते हैं, ड्रॉबैक, या इसको हम लोग डिमेरिट कह सकते हैं, डिमेरिट, या इसको फेलियर्स बोल सकते हैं। कहाँ का ये फेल कर रहा है, और फेलियर्स ऑफ किसका? ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम के हिंदी में इसको बोलेंगे ओम के नियम के सीमाएं।
या दोष या अवगुण कहते हैं। पहला लिमिटेशन है ओम्स लॉ इज वैलिड एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ये फिक्स टेम्परेचर पे वैलिड है। दूसरा कहते हैं ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली ohmic conductors। ohmic conductors। तीसरा बताते हैं कि सेमी कंडक्टर डजंट ओबे। ओबे मतलब होता है पालन करना, ओम्स लॉ। सेमीकंडक्टर में जो ग्राफ है V और I के बीच का ग्राफ, V को हम लोग x एक्सिस पे लेते हैं और करंट को y एक्सिस पे। ये ग्राफ कर्व लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन में जब तक ग्राफ नहीं है तब तक ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होता है। ग्राफ देख रहे हैं कर्व सा आता है यहाँ पे, इसलिए ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर ओम के नियम का पालन नहीं करता है। एलवाई समझते हैं आप लोग, मिश्र धातु। एलवाइज है ना, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। मिश्र धातुएं भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो ओम्स के नियम जिस कंडक्टर के लिए सही होता है वो एक्चुअल में कहलाता है ओमिक कंडक्टर। वहां पे भी क्या होता है दोस्तों, अगर 100% की बात करें तो कहीं लागू नहीं है ये। कैसे? आप जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है वैसे ही हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से आप जैसे ही करंट पास करेंगे कुछ ना कुछ वहाँ क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। तो जब जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुआ तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो अगर हम 100% की बात करें तो 100% ओम्स लॉ कहीं भी वैलिड नहीं है। तो शुरू में चूंकि अगर करंट कम हो तो ऐसे कंडीशंस में हीट कम प्रोड्यूस होता है तो उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, नगण्य मानकर चलते हैं। तो चलिए सब लिखा जाए इतना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या कहिए हीट ऑन रेजिस्टेंस। प्रतिरोध पर उष्मा का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन रेजिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। किसी ऑब्जेक्ट में तो कौन सा ऑब्जेक्ट, कंडक्टर की बात होगी। ये पूरा चैप्टर में कंडक्टर की बात हम लोग करते हैं। किसी बात करते हैं कंडक्टर की। तो जब भी किसी कंडक्टर को आप गर्म करेंगे वैसे कंडीशंस में जो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे। और हीट गेन करने से के बाद उनके बीच का जो टक्कर है ना, अगर बहुत सारी गाड़ियाँ तेजी से चलने लगे है ना, रास्ता कम हो तो आपस में क्या होगी, टकराएगी। तो कॉलिजन का रेट कहते हैं बढ़ जाता है। जब किसी भी कंडक्टर को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं
तो वैसे कंडीशंस में मॉलिक्यूल्स के बीच का कॉलिजन का रेट बढ़ जाता है, टक्कर बढ़ जाता है, तो जिसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। When any conductor is heated, then the rate of collision between molecules is increased, as a result of which resistance also increase। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों ही बढ़ जाता है। किसी भी कंडक्टर को गर्म करने पे अणुओं के बीच का टक्कर, संघात, वो बढ़ जाता है, जिससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? रीजन मिल गया। रीजन क्या मिला? कि टक्कर का बढ़ जाना, रेट ऑफ कोलिजन का बढ़ जाना। तो अब जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। हिंदी में कहेंगे चालक के प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे कि व्हेन एनी कंडक्टर इज हीटेड, गर्म किया जाता है, देन द रेट ऑफ collision, मतलब टक्कर, संघात, is increased, due to which resistance और resistivity also increased, वो भी बढ़ जाता है। अब अगर ये माने if एक कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R1 है, उसको गर्म कर रहे हैं, इज हीटेड, गर्म किया गया अप टू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। तब क्या हुआ? देन रेजिस्टेंस बढ़ गया, देन रेजिस्टेंस बढ़ करके कितना हो गया? बिकम्स R2। जब हमने इसको गर्म किया, डेल्टा टी, यहाँ टाइम नहीं, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, तब गर्म किया, रेजिस्टेंस बढ़ गया और बढ़ के कितना हो गया? R2 हो गया। पहले कितना था? R1, गर्म किए, रेजिस्टेंस कितना हो गया? R2। तो आप बताइए इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस क्या हुआ? इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस में कितनी वृद्धि हुई? क्या करेंगे? R2 माइनस R1।
कल आपके पास मान लीजिए 500 रुपये था, आज हो गया 5000, तो कितना बढ़ा? माइनस करेंगे ना, 5000 माइनस 500। इंक्रीजमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं आप? माइनस करते हैं, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, अंत में कितना हुआ और शुरू में कितना था, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए, अंत में जो फाइनल है वो R2 है, इनिशियल कितने हैं? R1 है। तो R2 माइनस क्या करेंगे? R1। ये इंक्रीजमेंट हुआ। अब ये देखिए, ये जो इंक्रीजमेंट हो रहा है रेजिस्टेंस में, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? क्या कर रहे हैं महफूज साहब आप? इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? कोई बता सकते हैं? इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस हीट पे तो करेगा ही, और साथ में किस पे करेगा? डेल्टा टी। जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ये तो होगा ही। जितना ज़्यादा हीट देते जाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस उतना तेज़ी से बढ़ता जाएगा। एक तो फैक्टर आपने बिल्कुल सही कहा कि वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना। एक, हाँ, कंडक्टर पे तो डिपेंड करेगा ही। एक क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस पे। पहला फैक्टर हम लोग बताते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस। शुरू में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इंक्रीजमेंट भी तेज़ी से होगा, और कम है तो धीरे होगा। एक क्या है? सबसे पहला इनिशियल रेजिस्टेंस बोलते हैं, शुरू का प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध। एक फैक्टर क्या है? एक आदमी 500 रुपये से बिजनेस कर रहा है और एक आदमी 5000 से, या कहिए 5 करोड़ से कर रहा है, तो किसको ज़्यादा फायदा होगा? तो जिसका शुरू में पूंजी ज़्यादा होगा, शुरू में पूंजी ज़्यादा होगा तो उसका इंक्रीजमेंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंट से पाया गया है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ये जो इंक्रीजमेंट आया R2 माइनस R1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R1। और दूसरा R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के। डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। इस दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डेल्टा टी के डायरेक्टली। डेल्टा टी को आप ऐसे समझ लीजिए कि मेहनत समझ लीजिए। एक लड़का 1 घंटा पढ़ रहा है, एक लड़का 20 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटा पढ़ रहा है मान लेते हैं, तो किसको ज़्यादा नॉलेज होगा? श्योर है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा ज़्यादा नॉलेज होगा, है ना। तो अब इस दोनों इक्वेशंस को मिलाइए तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। मिलाने का तरीका क्या बताया गया है? जो कॉमन हो उसमें से एक लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग मिला रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों? इसमें से एक इक्वेशन लिखेंगे R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? R1 इंटू डेल्टा टी। R2 माइनस R1 बराबर यहाँ पे अल्फा लाते हैं। वेयर अल्फा क्या है? नाम इसके जानते हैं? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। फिजिक्स का रूल है, प्रोपोर्शनल हटेगा इक्वल आएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे अल्फा आ रहा है। अल्फा का नाम क्या बताना है आप लोगों को? वेयर अल्फा इज, इस कांस्टेंट का नाम थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा का नाम, अल्फा कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। वेयर अल्फा इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड, जो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? थर्मल कोएफिशिएंट
ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। इससे देखिए एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला होगा? R2 का फॉर्मूला। गर्म करने के बाद ये तो देखिए इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस में कितनी वृद्धि हुई तो उसका ये फॉर्मूला है। अब बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस क्या है? R2 का क्या फॉर्मूला होगा? तो ये जो R2 माइनस यहाँ से ले गए अगर आप, तो इससे R2 निकालना चाहें, ये माइनस को इधर ले जाइए, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा R1 डेल्टा टी। तो R1 यहाँ कॉमन लेते हैं तो बच गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस। यहाँ पे दो तरह के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, एक कहता है फाइंड आउट इंक्रीजमेंट इन रेजिस्टेंस, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा कहता है फाइंड आउट फाइनल रेजिस्टेंस, गर्म करने के बाद कितना रेजिस्टेंस हो गया, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलिए इतना लिख लिया जाए। एक मिनट देखते हैं, आप चेक करने दीजिए कहीं कटा नहीं ना है, उसको सेटिंग करना होगा ना।